हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटाट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। यदि आप सीटाट 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों को बहुत मदद करेगी। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 20 यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत इस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक सेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डे 19 के फॉर्म में यहाँ पे ले लिया है। और अगर आपको आज के सेशन यहाँ पे पसंद आता है और इससे पहले के सेशंस अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे जरूर विजिट करिए। क्लासेस आपको सीक्वेंस में वो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ ये जो क्लासेस है आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती है, इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्लासेस का लिंक यहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ये जो क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, साइंस की क्लासेस आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मैथ्स की क्लासेस होती है पेपर टू मैथ्स की, वो आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। क्लासेस में अगर कोई भी चेंजेस होगा या कोई भी चीज़ें यहाँ पे ऑल्टर्ड होती हैं तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको ये सीरीज यहाँ पे अच्छी लगती है। अब देखिए, आज के सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में मिलेगा विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मेरे थ्रू यहाँ पे रेडी किया गया है। आप चाहें तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये पेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की ली थी, उसमें मैंने एक टर्म यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, जो था आपका कैपिटल आर, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक वायर की प्रॉपर्टी है कि वायर क्या करता है कि उसमें से फ्लो होने वाले करंट को धीरे धीरे वो क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में, वो दो तरीके से अरेंज हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें ये जो R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस जो होंगे एक लाइन में यहाँ पे लगे होते हैं। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल लगे होंगे, समानांतर लगे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। वैसे तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखते हैं तो इनको डिराइव करके भी दिखा रखा है, बट आपको यहाँ पे डेरिवेशन से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सा टर्म यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो देखिए, एक एक करके मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो करेगा, आप कहेंगे इस पॉइंट से फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक करंट जब इस पॉइंट पे चला जाएगा तो इसको यहाँ पे तीन डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें करंट जो होगा, करंट क्या होता है, ये आपका वेरी करता है। कई बारी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये चीज आपको काम आता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या आपका कांस्टेंट रहता है, इसमें जो वोल्टेज होता है या फिर आप कह लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि V जो होता है, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये आपका क्या होता है, सबका सेम होता है। ये आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए। और अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट तो इस पॉइंट से निकल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जब निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को तो एक ही डायरेक्शन में मिल रही है, यानी कि इसमें करंट जो होगा, करंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि करंट यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा। बट अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस तरीके से ये V1, इस तरीके से यहाँ पर V2 और इस तरीके से यहाँ पर V3, तीनों का ही अलग अलग होता है। तो हम कहेंगे कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो यहाँ पर आपका वेरी करता है। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे मेजर आपका डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसके अंदर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर
आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं प्रेफर करते, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि करंट सबको एक ही जैसा मिल रहा है, तो अगर एक अप्लायंस वहां पे खराब होता है तो उससे बाकी सभी भी खराब हो सकते हैं। पैरेलल वाले में करंट जो है वो आपका बट जाता है, तो यहाँ पे अगर एक डिवाइस खराब भी हो गया, डैमेज भी हो गया, तो बाकी डिवाइस सेफ रहते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इनका हमें फाइनल रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं आंख बंद करके उनको आपको क्या कर देना है, उनको आपको प्लस कर देना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/r टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/r1, 1/r2, 1/r3। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यहां पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसको भी फाइनल में रेसिप्रोकल। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जो है ये आपके सामने शो कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें इस तरीके से 3 रजिस्टर जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे शो किए गए और एक रजिस्टर जो है यहाँ पर अलग से इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया गया है। तो इस चीज को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलिए कि आपको ए से लेकर बी तक का इक्विवेलेंट या फिर आपसे एग्जामिनर कहेगा टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। सिंपल सी बात है। और ये आपके 2-2 ओम के रजिस्टर हैं, ये सभी 2-2 ओम के रजिस्टर हैं। जो आपके एग्जामिनर ने एक्चुअल क्वेश्चन पूछा है वो तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रही हूँ। ये मान के चलिए कि एक लंबा सा धागा है जिसपे एक जगह पर 3 गांठ पड़ गई हैं और अगर आप उस नॉड को ओपन करेंगे तो वो थ्रेड कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो आपको पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने अभी आपको बताया कि 1/r' निकालेंगे। अब आप कहेंगे आपने तो यहाँ पे r टोटल लिखा था, टोटल हम तब निकालेंगे जब पूरे का निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है जी। अब मैंने तो ये वैल्यू इसलिए इजी लिया है ताकि थोड़ा कैलकुलेशन भी यहाँ पे इजी हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1/r'। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको r' निकालना है ना कि 1/r'। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आपने ये निकाल दिया। अब इसके बाद आपको निकालना है r टोटल। अब सिंपल सी बात है कि एक चीज आप यहाँ पे गौर करिएगा, इन तीनों का रजिस्टर कितना है, इन तीनों का रेजिस्टेंस आया आपका 2/3 ओम। ठीक है जी। और इन तीनों का रजिस्टर हो गया एक और ये अकेला हो गया, तो ये एक लाइन बन गई। जब एक लाइन में रजिस्टर लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आप कहेंगे 2/3 को आप सीधा प्लस कर दोगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम सीधा प्लस कर देते हैं, किससे, 2 से। तो इनमें आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के टेबल में 3 टाइम्स जाता है, 3 2 6 आ जाएगा। तो 6 7 8/3 या तो आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा या तो इसका डेसिमल फॉर्म दे रखा होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनर जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं कि किस केस में रजिस्टर जो है ज्यादा आता है, किस केस में रेजिस्टेंस जो है ज्यादा आता है, तो आप कहेंगे इस केस में आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट होके आता है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि आप रेजिस्टेंस जो भी है आपके पास उसको आप सीधा प्लस कर रहे हो और इस केस में आपका मिनिमम वैल्यू आता है। और ये भी एक रीजन है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हो। इसके अंदर किसको प्रेफर करते हैं, पैरेलल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई हम तो चाहते हैं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आए उसको ब्लॉकेज कम मिले और वो इजीली फ्लो हो। और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो भैया रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो करंट फ्लो कम होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का आंसर मिनिमम आता है अगर हम सेम रजिस्टर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
आई होप इतना एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके एग्जामिनर जो हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके के लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस ग्लास के अंदर दो रॉड को इस तरीके से इंसर्ट कर दूं, डाल दूं और उसे यहाँ पे पूरे के पूरे बल्ब वगैरह के साथ अटैच कर दूं, तो यहां पर किस तरीके का लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो आप एक ही वर्ड में आंसर देंगे जिसमें फ्री आयंस होंगे। क्या होंगे? जिसमें फ्री आयंस। जिसके पास फ्री आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और कुछ लिस्ट है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? जो आपका नल का पानी हो गया, यानी कि टैप वाटर। इसके अलावा सॉल्ट वाटर, मतलब नमकीन जो पानी हो गया वो हो गया। इसके अलावा विनेगर, जिसको आप सिरके के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ लेमन जूस। आपके एग्जामिनर ने इस टॉपिक से कितने ही बार क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी करूंगी। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं पुअर कंडक्टर कौन कौन से होंगे, पुअर कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो इसमें आ जाएगा आपका हनी, शुगर। और हनी और शुगर में तो आप यहाँ पे स्टामा कर दीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जामिनर ने पूछा है। इसके अलावा शैम्पू, साथ ही साथ आपका डिस्टिल्ड वाटर जो हम लैब में भी यूज करते हैं, और इनको हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे डिस्टिल वाटर है, अगर डिस्टिल वाटर में मैं अगर सॉल्ट मिला दूं, नमक मिला दूं, तो ये क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिस्टिल वाटर है वो आपका बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर यहाँ पे नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे पुअर कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बस पानी मिला दिया, सॉरी नमक मिला दिया जाए, तो ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। अब ये जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इस एक्टिविटी को आपके एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे इथेनॉल है, क्या इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप होता है जो कि अपना H+ आयन रिलीज नहीं करता। तो इस केस में ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर इसकी जगह यहाँ पे HCl होता तो HCl क्या करता है? HCl यहाँ पर H+ आयन रिलीज करता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे फ्री आयंस रिलीज करेंगे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जामिनर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तक आप लोगों से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से 2 से 3 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इससे तो हजारों बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो चलिए आज के इस टॉपिक से मैं आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अभी भी इस सेशन के आप लोगों के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को समझनी है, जो कि मैं आगे के सेशन में यहाँ पे लेके आऊंगी। आई होप ये सेशंस आपको यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे। अब चलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें बोल रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे द्रव्य हैं जो विद्युत के चालक हैं, हमसे ये पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर की है मैंने कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये आपका कंडक्टर नहीं होता, ये पुअर कंडक्टर होता है। तो डिस्टिल वाटर होना नहीं चाहिए, तो डी मैंने यहाँ पे इस तरीके से काट दिया। जिस ऑप्शन में आपको डी दे रखा है उस ऑप्शन को भी आप साथ में इस तरीके से एलिमिनेट करिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें शुगर सॉल्यूशन दे रखा है। शुगर सॉल्यूशन भी आपका क्या होता है? ये भी आपका एक पुअर कंडक्टर माना जाता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाएगा। अब अगर हम अपने बाकी ऑप्शंस को देखें, जैसे कि विनेगर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और साथ ही साथ सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन माने जाएंगे जो कि आपके ऐसे लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल। सारिका ने क्या किया, जो यहाँ पे डिस्टिल वाटर होता है इसको एक बॉटल में लिया और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी वो चेक करना चाह रही है, तो वो डिस्टिल वाटर के बारे में क्या बोलेगी। अभी देखिए, जब मैं आपके साथ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रही थी, तब मैंने एक चीज बोला था कि डिस्टिल वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे क्या करें, जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे सॉल्ट मिक्स कर दें तो ये आपके क्या बन जाते हैं, ये आपके गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इतना क्लियर है। डिस्टिल वाटर अकेले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर डिस्टिल वाटर में आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। यानी कि ये आपका यहाँ पे इंसुलेटर तो नहीं हो सकता है, यानी कि विद्युत रोधी तो बिल्कुल नहीं है कि आप इसे किसी भी तरीके से कंडक्टिविटी इसमें नहीं आ सकती, ये तो नहीं है। और अगर हम सिंपल डिस्टिल वाटर की बात करें तो ये गुड कंडक्टर भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये आपका पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और जैसे ही हम सॉल्ट मिक्स करते हैं, ये इसमें कंडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ये आपसे 2023 के जो सीटेट का पेपर था इसके अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके पास 3 रजिस्टेंस है 1/3 ओम की ईच, यानी कि पहला वाला भी 1/3 है, दूसरा वाला भी 1/3 और तीसरा वाला भी 1/3 है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस जो लाना है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। और अभी मैंने आप लोगों के साथ जब टॉपिक ये डिस्कस किया, मैंने ये चीज़ आपको क्लियर किया कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे आता है जब आप इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और मिनिमम कब आता है जब आप इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। पैरेलल में चीज़ें रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए आंसर जो है वो छोटा आता है। तो इन शॉर्ट ये आपसे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में इन रजिस्टर को लगाने को बोल रहे हैं। अगर मैं इन सभी रजिस्टर को यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाती हूँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सीधा सीधा उठाइए और इन्हें आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। और हमें पता है कि एलसीएम वाले यानी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में अगर डिनोमिनेटर जो होता है वे अगर समान होता है तो आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को एक बार लिख देना है और न्यूमरेटर में जो भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे 1 जो है 3 बार दे रखा है, तो इन सबको आपस में जोड़ लेना है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ गया, 1 ओम यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ये आया आपका मैक्सिमम रजिस्टर। अब मिनिमम निकालने के लिए आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है 1/r टोटल इक्वल्स टू। अब देखिए ये वैल्यू वैसे ही आपका नीचे आती है और यहाँ पे ये 1/3 दे रखी है, और एक के नीचे मैं अगर 1/3 लगाऊंगी तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इस केस में आपको देखने को क्या मिलेगा, इस केस में यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि एक की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वहाँ पर उल्टा हो रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जो मैंने ये ऊपर लिखा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर वैसे भी 1 है, 3 3 6 3 9। अब आप तो कहेंगे कि आपने कहा था इसमें मिनिमम आंसर आता है, पर यहाँ पे तो 9 आ रहा है। आप एक चीज गौर करिएगा, ये जो आंसर आया ये किस चीज का है, ये आपका 1/r का है। और आपको पेपर में क्या निकालना है, आपको पेपर में निकालना है r का आंसर। तो r यहाँ पे क्या आएगा, r आएगा 1/9। इस चीज को आपको यहाँ पे समझ के चलना होगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी और एक इसकी वैल्यू चाहिए, जो कि आपका मैक्सिमम रजिस्टर आया, एक जगह मिनिमम एक जगह मैक्सिमम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनका अंतर लेने को बोला है, इनका डिफरेंस निकालने को बोला है। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, एक में से यहाँ पे किसको माइनस करेंगे, एक में से यहाँ पे 1/9 को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो आपको पता है ये वही फ्रैक्शन वाली कहानी आ गई।
और फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में आप सीधा माइनस नहीं कर सकते, आपको इनका एलसीएम लेना होगा। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 9, तो यहाँ पे 9 में से 1 यहाँ पे माइनस होगा और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/9। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजीली समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसके अंदर बोल रखा है कि वायर कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, दो एंड यहाँ पे वायर के किसी इलेक्ट्रिक सेल से जो अटैच है उसे एक लिक्विड में डाला गया, और उसे एक लिक्विड में डालने के बाद हमें ये चीज़ देखना है कि इनमें से कौन से केस में कंपास जो है वो आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। कंपास जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और आप नोट्स के पॉइंट में ये भी ऐड करना कि केरोसिन भी एक पुअर कंडक्टर है, तो ये चीज़ आप नोट करिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो केरोसिन का तो हमने देख लिया कि केरोसिन क्या है, केरोसिन एक पुअर कंडक्टर है। डिस्टिल वाटर वैसे ही पुअर कंडक्टर होता है और शुगर सॉल्यूशन भी एक पुअर कंडक्टर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि थर्ड में दे रखा है, यानी कि अगर आप ऑप्शन वाइज देखें तो बी ऑप्शन ऐसा है जो कि कंपास में इस केस में यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे देख के आप थर्ड को टिक मत करिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि शुगर सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करते आ रही हूँ कि शुगर सॉल्यूशन आपका गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो ये आपका अजर्शन जो है आपका गलत दे रखा है, और अगर अजर्शन गलत दे रखा है तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। क्यों? क्योंकि शुगर सॉल्यूशन जो है, चीनी का विलयन जो है, ये विद्युत का सुचालक है ही नहीं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में भी क्या बोल रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ए तो अजर्शन तो गलत दे रखा है। अगला ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाता है कि अजर्शन जो है वो सही है जबकि रीजन जो है गलत है, ये भी आपका कट गया ऑप्शन। अब अगर हम अगले ऑप्शन को देखें तो अगले ऑप्शन में बोल रखा है शुगर डज नॉट डिसॉल्व डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन वाटर। ये यहाँ पे सही है। देखिए, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए वो गुड कंडक्टर होता है, और जो डिसोसिएट ना हो वो पुअर कंडक्टर होता है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। वैसे भी अगर आप सेकेंड रीजन नहीं भी पढ़ते तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, तो आप अपने करेक्ट आंसर पे वैसे ही पहुंच जाते। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को यहाँ पे चयन करना है। अजर्शन क्या दे रखा है, अजर्शन ये बोल रखा है कि टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था डिस्टिल वाटर जो होता है वे पुअर कंडक्टर होता है, जबकि टैप वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। तो ये तो यहाँ पे सही है। ए जो है ये फॉल्स है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। साथ ही साथ टैप वाटर, अभी मेरे मुंह से वो पॉइंट निकल ही गया कि टैप वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ अशुद्धियां होती है जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। तो यानी कि ये दोनों ही सही है और करेक्ट तरीके से इसे यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आर इज फॉल्स, ये भी यहाँ पे गलत है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी गलत है। आर जो है यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है, जबकि आर जो है करेक्ट तरीके से व्याख्या करता है। ये यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोलेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोल रखा है कि फिर से आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। अजर्शन क्या दे रखा है, अजर्शन ये दे रखा है कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सिंपल सी बात है कि सॉल्ट जो होता है ये आपका गुड कंडक्टर होता है, नमक वाला जो पानी होता है वह आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तो हमें पता है। और इस हिसाब से हम कहेंगे ए इज फॉल्स, यहाँ पे ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रखा है, आगे यहाँ पे हमें बोल रखा है कि सॉल्ट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब सिंपल सी बात है, जो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इसी वजह से ये गुड कंडक्टर है, तो ये भी सही है। तो इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे नहीं होगा, फॉल्स है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ये बोलता है कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो आपका करेक्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन करता है। आई होप आज के इस सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।